रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टीसी वर्मा, रियल एस्टेट एडवाइजर, मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर। मित्रों, आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक है रियल एस्टेट में प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रियल एस्टेट व्यापार की पूरे जिस तरह से बिल्डिंग की नींव होती है उसी तरह से ये रियल एस्टेट की नींव है, आपके व्यापार की नींव है। मित्रों, लिस्ट कैसे बनाएं? ये कोई इस तरह का व्यापार नहीं है कि चाहे जिसका आप नाम अपने लिस्ट में, अपनी डायरी में अंकित कर लें, जिसे आप जानते हैं, जो आपको जानता है। नहीं मित्रों, जानते आपको बहुत सारे लोग होंगे, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, लेकिन साथियों, ये व्यापार है ऐसा व्यापार जिसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी के मुताबिक प्रॉस्पेक्ट का हम चयन करें। हो सकता है इस प्रॉपर्टी में मकान हो, दुकान हो, प्लाट हो, जमीन हो, रो हाउस हो, फार्म हाउस हो, कुछ भी हो सकता है रियल एस्टेट में, जिसको आप सेल करने की बात करेंगे। तो साथियों, जब आप प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट को बनाने के लिए बैठें तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है एज फैक्टर पर। ये 18, 20, 22 साल, 23 साल के बच्चों का काम नहीं है। इसमें वो एज जो समाज में एक प्रभावी मानी जाती है, वो एज जिसको आप मैच्योर मान रहे हैं, वो एज जिसमें समझदारी आती है, उस एज का ध्यान रखेंगे और प्रॉस्पेक्ट का चयन करेंगे। दूसरी बात, लिस्ट बनाते समय आप ये भी ध्यान रखेंगे एज के साथ साथ कि जिसका नाम आप अंकित कर रहे हैं उस परिवार में क्या वो डिसीजन मेकर है, वो व्यक्ति उस फैमिली में उस व्यक्ति को डिसीजन लेने की पावर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है मित्रों, वो है कि उसका जिसका आप नाम अंकित कर रहे हैं भावी प्रॉस्पेक्ट के रूप में, भावी ग्राहक के रूप में, उसका ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मित्रों, ये 10, 20, 50 हजार का काम नहीं है, ये लाखों रुपया का काम है। और लाखों रुपया चाहे वो आपका प्रॉस्पेक्ट निवेश करे अथवा अपने जरूरत के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे, दोनों ही स्थितियों में ये 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसकी एज, उसकी सोर्स ऑफ इनकम और परिवार में डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, निर्णय कौन करता है। और जब ये चीजें आपके सामने हों, जब ये फिगर आपके सामने हो, तो साथियों आप अपने उस सूची को, लिस्ट को आप 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 6 भागों में उसको बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें
कि वो व्यक्ति जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके पास इतना पैसा आता है कि परिवार को चलाने के बाद वो उस अमाउंट को कहीं निवेश करने में सक्षम है, इतना उसके पास है, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आप नाम लिखें, उस का विभाग लिखें और एक अनुमानित वेतन लिखें, ताकि आप उस व्यक्ति के बारे में ये स्टडी कर सकें कि जिसका आप नाम लिख रहे हैं उसमें क्या आपके उस प्रोडक्ट को सहन करने की, खरीदने की क्षमता है। दूसरा, आप ऐसे व्यक्तियों का भी नाम लिख सकते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब में एक ऐसा हैंडसम अमाउंट, एक ऐसे पैकेज पे वो काम कर रहे हैं कि लगभग वो व्यक्ति अपने सारे खर्चों को मैनेज करने के बाद प्रॉपर्टी को खरीदने में सक्षम अपने आप को पाता है। हालांकि मित्रों, कहीं पर भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी के बारे में हमें प्री जज करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मित्रों, आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इन पर स्टडी करेंगे और तब उसका नाम अंकित करेंगे अपनी लिस्ट में, तो सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो दो बात आई, जॉब करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले और प्राइवेट जॉब करने वाले। इसी लिस्ट में नंबर 3 पर आप लिखेंगे, पार्ट 3 में आप लिखेंगे ऐसे लोग जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपने कार्य के स्वयं मालिक हैं, जैसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंट, कॉलेज चलाने वाले मालिक, संचालक, हॉस्टल और होटल चलाने वाले, बारात घर, मैरिज होम के मालिक, भट्टा, ईंट भट्टा के मालिक, ऐसे जो अपने व्यापार को करते हैं लेकिन स्वयं उसके मालिक हैं, इन लोगों के नाम भी आप लिख सकते हैं। चौथा वो व्यापारी जो कहीं पर स्वयं व्यापार कर रहे हैं अथवा व्यापार करवा रहे हैं, वो उस व्यापार में कहीं इन्वॉल्व हैं, जिनकी मेंटेलिटी व्यापारिक है, उनका नाम आप इस लिस्ट में, अगली लिस्ट में अंकित कर सकते हैं। मित्रों, अगली कड़ी में फार्मर, बिग फार्मर, ऐसे किसान जो फल पैदा करते हैं, जैसे आम की खेती, अमरूद की खेती, अंगूर की खेती, केले की खेती, पपीता की खेती, ऐसी जो इस एरिया में आसानी से लोग करते हैं और एक हैंडसम अमाउंट वहां से प्राप्त करते हैं। वर्ष में एक बार पैसा आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा पैसा आता है। ऐसे लोगों के नाम आप किसानों वाली लिस्ट में लिख सकते हैं। हालांकि धान, दाल, तिलहन, तंबाकू, इस तरह का फसल को उगाने वाले किसान या गन्ना, इस तरह की फसल को उगाने वाले किसान के नाम भी आप अपने प्रोस्पेक्ट वाली लिस्ट में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ यही रखना है, क्या वो बड़ा किसान है? क्या उसके पास वर्ष के एंड में जो पैसा आता है वो 2, 4, 6 लाख रुपया इकट्ठा आता है? क्या पिछले वो 2-3 सालों से उस पैसे को निवेश कहीं कर रहा है या निवेश करने के लिए उसके पास वो अमाउंट है? इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति सही आपने चयन किया है, अपना प्रोस्पेक्ट के रूप में उस लिस्ट में अंकित किया है। मित्रों, इसी कड़ी में आप उन लोगों के नाम भी लिख सकते हो जो सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
लेकिन सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं। पिछले 6 महीने में जो जिन्होंने सेवानिवृत्ति अपने विभाग से पाई है, जिन्होंने रिटायरमेंट पाया है, या अगले 6 महीने में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनको एक बड़ा अमाउंट प्राप्त होने वाला है, उसमें आप लिख सकते हो पुलिस विभाग, सेना, विद्युत, बैंक, रेलवे, ऐसे विभागों में के नाम आप लिख सकते हो। अपने परिचित लोगों के नाम उसमें लिख सकते हो। मित्रों, जब पैसा व्यक्ति के पास आता है तो उस पैसे को वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां पर उसका पैसा ग्रोथ करे, जहां पर उनका पैसा बढ़े। तो साथियों, जहां एक ओर आपका वायर, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका संभावित ग्राहक अपने पैसे को लगाने की कहीं प्लानिंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको ये सारी चीजों को समझते हुए उसका नाम कहीं इस तरह से अंकित करना है कि ये मेरा भावी प्रोस्पेक्ट है, ये मेरा भावी संभावित ग्राहक है। तो साथियों, जब इस तरह से आप 6 भागों में अपनी लिस्ट को डिवाइड कर लेंगे तो मित्रों, आपका काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें एक अगली चीज जो बहुत ध्यान रखना है, इसमें कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको घाटे का सौदा हो सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, और आपके लिए ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं सफलता के मुकाम पर पहुंचने से रोड़ा हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है। वो कौन सा है? वो ये है कि कभी कभी दिमाग में आता है, कभी कभी लोग कहते हैं, मुझसे जब बात करते हैं तो कहते हैं सर हमारे ही परिचित लोग हैं और हमारी ही डायरी है, हम ही लिख रहे हैं, तो सब मेरे दिमाग में है, मुझे सब मालूम है। नहीं दोस्तों, डायरी में मेंटेन करना है, कैटेगरीज वाइज मेंटेन करना है, और अपनी डायरी में लिखी हुई उस लिस्ट को अपडेट भी करना है। तो साथियों, ये बात हुई प्रोस्पेक्ट को अंकित करना, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, लिस्ट को कैटेगरी वाइज उसको अपने डायरी में मेंटेन करना और उसको अपडेट करते रहना। लिस्ट बनाते समय 3 बातों का ध्यान रखना, एज फैक्टर, सोर्स ऑफ इनकम, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि डिसीजन मेकर उस परिवार में कौन है जिसका आप नाम उस अपनी डायरी में लिख रहे हैं, लिस्ट में अंकित कर रहे हैं। तो साथियों, ये हुआ आपके बिजनेस की वो नींव, आपकी फैक्ट्री का वो रॉ मटेरियल जिससे आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी, आपका माल तैयार होगा। साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, और वो टॉपिक होगा आप अपने प्रोस्पेक्ट से अपने काम की शुरुआत कैसे करें, किन शब्दों में करें, क्या उससे बोलें ताकि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को स्वीकार करके यस बोल दे। ठीक है मित्रों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, नमस्ते।